नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आइए बीजेपी की बात करते हैं। मतलब यहां मत आ जाइए मेरे पास, जहां से देख रहे हैं वहीं से बीजेपी की बात कीजिए। आपको लगता होगा हर तरफ बीजेपी की ही चर्चा है, मगर ऐसा है नहीं। सबसे कम बीजेपी की बात होती है। ये बीजेपी की बात नहीं है कि कांग्रेस, तृणमूल, सपा से कांपते, थरथराते, घबराते कोई नेता बीजेपी में आ गया। जिस देश में डर से लोग मोहल्ला छोड़ देते हैं, उस देश में पार्टी छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं। बीजेपी को देखकर लगता है प्रधानमंत्री मोदी हमेशा विपक्षी दलों की पॉलिटिक्स करते हैं, उनके बारे में जानकारी रखना, कमजोरियों का पता करना, तोड़कर मिला लेना। लेकिन बीजेपी के लिए उनकी पॉलिटिक्स क्या है? सत्ता में लाने के अलावा भी तो पार्टी के भीतर कई तरह की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, गतिविधियां, अपनी चालें चलती होंगी। करोड़ों कार्यकर्ताओं वाली बीजेपी में भले ही दो लोग दिखाई देते हैं, लेकिन मीडिया को उन करोड़ों की तरफ भी देखना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि बीजेपी कब कब दिखाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए मंदिर में आरती करते हुए, मन की बात सुनते हुए ही क्यों दिखाई देती? महंगाई या पेपर लीक का विरोध करते हुए दिखाई क्यों नहीं देती? पावर के कारण बीजेपी के नेताओं का पब्लिक के प्रॉब्लम से रिलेशन क्या चेंज हुआ है? कैसे हुआ है? प्रॉब्लम देखते ही बीजेपी के सांसद कैसे चुप रह जाते हैं? यह बदलाव कैसे आया? इसलिए बीजेपी की बात होनी चाहिए। 2014 के बाद से बीजेपी केंद्र में प्रचंड रूप से सत्ता में है। कोई हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। राज्यों में भी कई दशक से सत्ता में है। बंगाल जहां नहीं थी वहां भी कई दशक के लिए सत्ता में आ गई, ऐसा बताते हैं। तो इतना सारा पावर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच कैसे बांटा जा रहा है? उसे लेकर किस तरह का आपस में कंपटीशन है, इनसिक्योरिटी है, सिक्योरिटी है? उसके कार्यकर्ताओं के भीतर अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही को लेकर क्या बोध है? बीजेपी के नेता अन्याय को देखकर थाली बजाते हैं या अफसोस करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए मगर हम बोल नहीं पा रहे? जैसे न्यूज क्लिक का मामला है, फर्जी केस के आधार पर छापे पड़े, 8 महीने के लिए संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को जेल में डाला गया और अच्छा खासा एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद कर दिया गया। 100 लोगों की नौकरी चली गई। कोर्ट में यह मामला नहीं टिका। बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई तरह के आरोप लगाए। कोर्ट में कुछ भी नहीं टिका। क्या अब अनुराग माफी मांगेंगे? अगर बीजेपी की बात हो रही होती तो कोई पत्रकार बताता कि गांव-गांव में बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक इस बात से गदगद है कि न्यूज क्लिक को बर्बाद कर दिया गया, झूठे केस में फंसाकर संपादक को जेल में डाल दिया गया। और अब जब अदालत में इस केस को फर्जी पाया गया, तब बीजेपी के नेता कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? क्या दुखी हो गए हैं? क्या होता है ऐसी खबरों से बीजेपी के भीतर? क्या वे डांस करने लग जाते हैं कि ये एक और न्यूज ऑर्गेनाइजेशन बंद करा दिया, चलो प्रसाद चढ़ाते हैं? कुछ और पत्रकारों की नौकरी चली गई, उनके घर का चूल्हा सूख गया, ढम ढमा ढम ढम डांस करते हैं। क्या बीजेपी इस तरह से रिएक्ट करती होगी? प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया। अब उनकी बात भी नेहरू के संदर्भ में होती है। अटल बिहारी वाजपेयी फुटनोट्स की तरफ जाते नजर आते हैं। नेहरू से नंबर में बड़ा होना है, लेकिन इस तुलना का क्या मतलब है? जिस नेहरू की आलोचना, उनका अपमान दिन रात करते हैं, उन्हीं से बड़ा होना है? क्या पावर ने बीजेपी के भीतर अटल प्राइड की जगह नेहरू कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया है? नेहरू से महान दिखने के लिए, नेहरू को कम दिखाने के लिए अब दिन भी गलत गिने जा रहे हैं। इस तरह से गिने जा रहे हैं कि सरदार पटेल के पहले गृह मंत्री होने के इतिहास पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि 1947 से 1952 के बीच चुनाव नहीं हुआ, ऐसा दावा किया जा रहा है। इससे गिना ही नहीं जा रहा। लेकिन जिस संविधान सभा का गठन हुआ, जिसने संविधान बनाया, जिनके सदस्यों से सरकार बनी, उसका तो चुनाव हुआ था। उसी के अध्यक्ष तो नेहरू थे। कुल मिलाकर 16 साल 9 महीने तक प्रधानमंत्री रहे, यानी 6131 दिन इस पद पर रहे। तो हमारा कहना है कि बीजेपी के नेता क्या इस तरह के झूठ को मान लेते होंगे या दिमाग भी लगाते होंगे कि उनके भीतर किस तरह का रिएक्शन होता है? ये हम जानना चाहते हैं। इसीलिए हम बीजेपी की बात करना चाहते हैं। क्या बीजेपी अमेज़न की तरह हो गई है, जहां सारे कर्मचारी एक ही स्तर के दिखते हैं, एक ही तरह के दिखते हैं, सभी से यही उम्मीद की जाती है एक तरह से सोचें, एक तरह से काम करें, मगर नेता या बॉस के रूप में जेफ बेजोस ही दिखते हैं और अलग दिखते हैं? तो अमेज़न में काम करने और बीजेपी में काम करने में क्या कोई अंतर है? दोनों के कार्यकर्ताओं में, एस्पिरेशन में क्या अंतर है? मीडिया में इस तरह की स्टोरी की गंभीर कमी नजर आ रही है। बीजेपी के पास अकूत पावर है। इस दौर में इस स्केल का पावर अब कहीं और नहीं दिखता। जो भी कुर्सी पर बैठा है वह पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, सीट को कर रहा है। पावर को रिप्रेजेंट केवल बीजेपी करती है। देश संविधान से नहीं, प्रधान से चल रहा है। संविधान केवल पावर की वितरण व्यवस्था बनकर रह गया है। जो बीजेपी में नहीं है उसकी मनस्थिति तो दिख रही है, लेकिन जो बीजेपी में है वह पावर के इस विराट स्वरूप के सामने खुद को कैसा पाता होगा? यानी जब वोट चोरी, सीट चोरी की बात सुनता होगा तो लजा जाता होगा या खुश होता होगा? इसीलिए बात बीजेपी की होनी चाहिए। हर दिन
इन सांसदों की तस्वीरों को देखकर बीजेपी के नेता क्या महसूस करते होंगे? कल तक जिनसे लड़ते थे आज वही उनकी पार्टी की तरफ हैं। बीजेपी के नेताओं को इनके बयान फ्लैशबैक में सुनाई देने लग जाते होंगे और इनके खिलाफ दिए गए अपने बयान उनके कानों में बजने लगते होंगे। बीजेपी के विरोध में जिन नेताओं के बयान वायरल होते रहे, अब उन्हीं को ईडी, सीबीआई न जाने किस वजह से ऐसा वायरल हो गया है कि इलाज कराने बीजेपी में चले आ रहे हैं। ईडी से डरे हुए नेताओं का एक ही अस्पताल भारतीय जनता पार्टी, जो इसके भीतर पहले से है। उनके बीच डर का वायरल कितना फैला है इसकी रिपोर्ट नहीं आती। लॉजिक से सोचिए, कोई खुद से बीजेपी को स्वीकार करे अलग बात है, ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई पार्टी की हार के बाद डर से बीजेपी में चला आ रहा है तो उसे देखकर बीजेपी वाला नहीं डर जाएगा? उसे भी तो डर लगेगा कि अगर हमने कुछ बोला तो हम भीतर ही दबोच दिए जाएंगे, क्योंकि बाहर जाने के लिए कोई पार्टी तो बची नहीं। इसीलिए यह सवाल तो है कि अपने बीच दूसरे दलों से डरा धमकाकर, खरीद कर या घसीट कर लाए गए नेताओं को देखकर बीजेपी के सांसदों, विधायकों के मन मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता होगा? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता या नेता शुवेंदु अधिकारी और काकोली घोष के वीडियो को जितनी बार डिलीट करता होगा, उतनी बार यह वीडियो कहीं और से आ जाता होगा। इसी के आधार पर कभी इन पर भ्रष्ट होने का आरोप बीजेपी ने ही लगाया। अब इस वीडियो को बीजेपी का नेता किस तरह देखता है? क्या कीर्ति आजाद को वाकई उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर बीजेपी के भीतर कोई रिएक्शन हो जाएगा? क्या उन कार्यकर्ता को जो बीजेपी के गुंडे मारेंगे तो तुम उनके साथ बैठकर उनका समर्थन करोगे? उन कर्मियों को तुम मार दे खाते हुए देखोगे? इस प्रकार की गद्दारी, जिस थाली में खाया उसी में छेद, तो कम से कम कुछ शर्म करो। बीजेपी में जाना है तो बोलो। तुम तो वैसे ही भूपेंद्र यादव के यहां थे, शुवेंदु अधिकारी वहां बैठा हुआ था, और तुम किस चीज का इल्जाम लगा रहे हो? करप्शन का। अरे जिस आदमी को कैमरा पर देखा गया, नरेंद्र मोदी ने भाषण से बोला, क्या लाए हो? पैसा लाए हो? लाओ लाओ लाओ, कुछ इधर रखा, कुछ इधर रखा। ये नरेंद्र मोदी का है, मेरा नहीं है। टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। उसको तुमने उधार का सिंदूर अपने मांग में बीजेपी और आरएसएस बना करके 5 लाख का ब्राइब लेता हुआ, रिश्वत लेता हुआ देखा गया। उस उधार के सिंदूर को तुमने आरएसएस और बीजेपी ने अपने मांग में सजा लिया। बहुत जरूरी है कि आप बीजेपी के भीतर से बीजेपी की तरफ देखें। जो वहां पहले से रह रहा है वो बाहर से घसीट कर लाए गए नेताओं को देखकर खुद का सीना चौड़ा कर लेता है, या अपने आसपास दूसरे दलों से लाए गए डरे सहमों की जमात देखकर उसका भी कॉन्फिडेंस हिल जाता होगा। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मामला आया। इसे लेकर पत्रकारों ने पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह से सवाल पूछा। वही बृजभूषण सिंह जिन्होंने महिला रेस्लरों के आंदोलनों को सुनाते हुए कहा था, दबदबा था, दबदबा है एंड दबदबा रहेगा। लेकिन राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी को लेकर पूछा गया तो कहते हैं, सच बोल देंगे तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा, क्योंकि वे लोग बहुत ताकतवर हैं, इसीलिए डर के मारे मैं सच नहीं बोल रहा हूं। बृजभूषण सिंह डर के मारे नहीं बोल रहे, सच। राम के नाम पर कुछ भी कर जाने वाले पार्टी के नेता डर के मारे सच नहीं बोल रहे। इसीलिए बीजेपी की बात कीजिए, पावर में होते हुए भी क्या बीजेपी के नेता पावरफुल महसूस कर पा रहे हैं? इनको देखकर बीजेपी का कार्यकर्ता एंड नेता कैसा फील करता होगा? क्या गदगद हो जाता होगा कि झाड़ू छाप पार्टी का नेता फूल छाप में मिल गया है, अब बीजेपी की टीम युवा हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, इसे हरा देगी, उसे हरा देगी। पुराने जमाने में ऐसा होता था, लोग अपनी अपनी टीम बनाते थे। काश इमरान खान भी भारत की टीम में होते तो कपिल और इमरान के आगे कोई टीम टिक नहीं पाती। क्या बीजेपी का कार्यकर्ता भी इसी तरह टीम बना रहा है? सायोनी घोष, काकोली घोष, राघव चड्ढा सब एक बार बीजेपी में आ जाएं तो कोई नहीं हरा सकता। बीजेपी में यह कैसे होता है कि जिसे बीजेपी गुंडा कहती है और जो बीजेपी को गुंडा कहता है, दोनों ही बीजेपी में आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल से कितने वीडियो आए कि कुछ लोग तृणमूल के नेताओं को घर से निकाल कर मार रहे हैं, रास्ते में मिल जाने पर मार रहे हैं। बीजेपी कहती है उसके कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने पर ही ऐसे लोगों का हौसला बढ़ गया है। बीजेपी कहती है पब्लिक का गुस्सा है। क्या वाकई में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के भीतर तृणमूल को लेकर गुस्सा नहीं है, उनके बदले पब्लिक गुस्सा निकाल रही है? ये कौन सा सिंड्रोम है? इसका नाम मैंने मिरर एंगर दिया है। मतलब एक ऐसा एंगर, गुस्सा जो होता बीजेपी के नेताओं में है, मगर उसका बदला पब्लिक लेती है। आपके गुस्से के आईने में देखकर कोई दूसरा आपके गुस्से को गले लगा लेता है। 1 मिनट के लिए जरा सोचिए, बीजेपी का कार्यकर्ता अपनी पार्टी की जीत पर कोलकाता में मिठाई बांट रहा है, खुश है। तृणमूल के नेताओं के मोहल्ले में जाकर राधा बल्लभी भी बांटने लगा और वही नेता बाहर निकलता है बीजेपी का पटका पहना हुआ है। जिसे हराकर जीत की खुशी लेने गया था, उसे अपनी पार्टी में देखकर उसकी खुशी क्या 2 गुनी हो जाती होगी?
क्या मिठाई बांटता होगा या टोकरी वहीं पटक देता होगा? बीजेपी के नेता कार्यकर्ता भी तो ह्यूमन हैं, उनके क्वेश्चन का क्या है? मान लीजिए गौतम बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता है, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी। अब गौतम तृणमूल के एक लोकल नेता गोविंद अधिकारी से बदला लेना चाहता है। उसने 100 रुपए के 1 दर्जन अंडे खरीदे और तृणमूल के गोविंद को दौड़ाना शुरू किया, उन पर फेंकना शुरू किया। तृणमूल का लोकल नेता गोविंद भागते भागते बीजेपी में शामिल हो गया। तो अब गौतम क्या करेगा? बाकी बचे अंडों को वहीं फेंक देगा या घर ले जाकर ऑमलेट बनाएगा? उधर गोविंद पर अंडे फेंकने का वीडियो भी वायरल है और गोविंद बीजेपी में शामिल भी है। कैसे रिएक्ट करेगा गौतम? गौतम का गिल्ट क्या होगा? इस गिल्ट का नाम मैंने दिया है गमे गौतम। जिस तरह से तृणमूल के सांसदों के बीजेपी में आने की चर्चा चल रही है, गौतम जैसे कार्यकर्ताओं को अभी अपने अंडे बर्बाद नहीं करने चाहिए। प्रॉब्लम यहीं एंड नहीं होता। बीजेपी में आएगा तो फिर वह बीजेपी में जगह भी बनाएगा। हो सकता है वह सम्राट चौधरी, हिमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, एकनाथ शिंदे, ज्योतिरादित्य सिंधिया से पीछे रह जाए। मैंने बस कुछ नाम गिनाए हैं, ऐसे तो बहुत ही होंगे जिनसे बाहर से आए हुए नेता आगे निकल गए। कहीं कोई रिपोर्ट नहीं कि इन लोगों को टॉप पर देखकर बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता क्या फील करते हैं। दूसरी पार्टी से डरा धमका कर लाए गए नेताओं को देखकर उन्हें टॉप पर जाता देख बीजेपी के नेताओं के सीने पर क्या साइड इफेक्ट पड़ रहा होगा? कार्यकर्ता अपने चांस को लेकर क्या सोच रहा होगा? कॉर्पोरेट की नौकरी में ऐसा होता है, आप सालों से इस उम्मीद में काम करते हैं कि एक दिन आप टॉप पर पहुंचेंगे, लेकिन अक्सर बाहर से कोई और सीईओ बनकर आ जाता है और वह अपनी टीम बनाने लग जाता है। कुछ पुराने लोगों को निकाल भी देता है और बाकी पुराने लोगों को डरा धमकाकर छोड़ देता है। पुराने होने की अकड़ 2 मिनट में चली जाती है, लेकिन मन में कसक तो रहती होगी कि हमने इतने दिन यहां काम किया और ये बाहर से मजे लूटने आ गए। क्या इस तरह की फीलिंग बीजेपी में आ रही है? क्या बीजेपी के पुराने नेताओं को लगता होगा कि उसी का प्रमोशन हो रहा है जो बाहर से आया है? बीजेपी का कार्यकर्ता अपनी यथास्थिति से परेशान तो नहीं? एक बेसिक सवाल तो है, दूसरे दल से घसीट कर लाए गए सांसदों के साथ बीजेपी के सामान्य नेता किस तरह से व्यवहार करते हैं? क्या मेल जोल बढ़ाने में टाइम लेते हैं या उसी वक्त से आना जाना खाना पीना शुरू कर देते हैं? पीने का मतलब मदिरा से नहीं, नारियल पानी या फिर गौमूत्र से भी हो सकता है। लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बन सकती है कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल से आए सांसदों के साथ बीजेपी के सांसद कबड्डी खेल रहे हैं, शाखा में जाने लगे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी मनोज तिवारी, रवि किशन ने सबको जोड़ लिया है। अब जिस मीम को आईटी सेल में बनाया गया उसे मनोज तिवारी भेजते होंगे कि देखिए इसे लाइक करता है या नहीं। मान लीजिए आदत ही है, पुरानी वाली तो बदलती नहीं जल्दी। राघव चड्ढा आईटी सेल के मीम का फैक्ट चेक कर देते होंगे कि मनोज जी ये गलत है। तब क्या होता होगा? अब राघव चड्ढा हर मीम पर हार्ट बना रहे होंगे। क्या ये लोग अपनी पुरानी पार्टी की यादों को साझा करते होंगे या नाम तक नहीं लेते होंगे? याद है लोकसभा में एक बार जगदंबिका पाल को राहुल गांधी ने इसी तरह याद दिला दिया कि कभी वे भी कांग्रेस में थे। क्या जगदंबिका पाल को कांग्रेस के पुराने दिन उस वक्त याद आए होंगे? Speaker, sir, you know we know you have fondness for you. Speaker, you're an ex-member of our party, so I will not go very aggressive today. Why you are mentioning too much? But you're a member of our party, sir. Ex-member. Ex-member, na? But And we are fond of you, sir. I'm here. We like you. I'm here as a presiding officer. But we like you, sir. अगर हमारी बात आप And we know your heart is not there, sir. तो बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री के अलावा बीजेपी की भी बात की जाए। बीजेपी के एक नेता की दिनचर्या क्या होती होगी? मन की बात सुनने की ड्यूटी खुद से लगाता होगा या पार्टी ऑफिस से ड्यूटी लगाई जाती होगी? सुबह सुबह कितने मैसेज फॉरवर्ड करने होते हैं? मैसेज आता कहां से? किसी दिन आईटी सेल का मैसेज नहीं आया तो उसके मन में किस तरह की घबराहट पैदा होती होगी? ऐसी स्टोरी आनी चाहिए। दूसरे दल से लाए गए नेता सेम सेक्शन में बिठाए जाते हैं या उन्हें बी सेक्शन में बिठाया जाता है? क्या बीजेपी के भीतर एक ही क्लास है या भीतरी बाहरी टाइप का वर्गीकरण पनप रहा है? जो बाहरी हैं उनके भीतर किस तरह का क्लासिफिकेशन हो रहा है? क्या वे खुद को 2016 बैच, 2026 बैच के रूप में देखते होंगे? 10 करोड़ सदस्य होने का दावा बीजेपी करती है। इसमें नेता लेवल के कितने हैं इसकी गिनती हमारे पास नहीं। विधायक, विधान पार्षद, सांसद, राज्यसभा सांसद, मेयर, जिला पंचायत चेयरमैन, वाइस चांसलर, कॉलेजों यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष, सहायक प्रोफेसर, सचिव, इतनी भीड़ होगी कि बीजेपी को भी पता नहीं चलता होगा कि किस पद पर अपना बंदा चला गया या बीजेपी के नाम पर एनसीपी वाला जाकर बैठ गया। क्या बीजेपी ने ऐसा कोई चेक सिस्टम बनाया है कि पावर का बंटवारा केवल बीजेपी के लोगों के बीच ही होगा, दूसरा फायदा नहीं उठा पाए? कितने लोगों को बीजेपी ने पेंशन योग्य बनाया है? ज्यादा से ज्यादा लोग पेंशन योग्य बन सकें इसके लिए बीजेपी बड़ी संख्या में विधायकों और सांसदों के टिकट काटती है और नए लोगों को विधायक बना देती है, सांसद बना देती है। चुनाव कैसे जीतती है इस पर आने की जरूरत नहीं, उसका अब इस देश में कुछ नहीं होगा। लेकिन बीजेपी पेंशनधारी नेताओं की फैक्ट्री बनती जा रही है, इस पर जरा ध्यान दीजिए। पार्टी के पास अपने फंड की कमी नहीं, कभी 10,000 करोड़ का चंदा, कभी 6,000 करोड़ का चंदा, इस तरह की रिपोर्ट छपती रहती है। इस पैसे को बीजेपी कैसे मैनेज करती है
इसे लेकर बात ही नहीं होती। बीजेपी को लेकर बात ही नहीं होती। नेता कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ नेता आज भी निस्वार्थ पार्टी की सेवा कर रहे होंगे, कुछ नेता ऐसे भी होंगे जो पार्टी की सेवा तो कर रहे हैं मगर पावर के कारण उनमें स्वार्थ की भावना विकसित हो गई होगी, और कुछ नेता चाहते भी होंगे उन्हें भी स्वार्थ की भावना विकसित करने का मौका मिले, कुर्सी मिले। इतना पावर आने के बाद किसी पार्टी के नेताओं के बीच समीकरण कैसे बदल रहा है, उसका व्यवहार कैसे बदल रहा है, उसके भीतर गुटबाजी की कौन सी नई कैटेगरी पनपी है, या हर तरह की गुटबाजी समाप्त हो गई है। बीजेपी में नेताओं की कमी नहीं, फिर भी कहीं 10-10, 15-15 साल से एक ही आदमी मंत्री है। बाकी योग्य नेता क्या फील करते होंगे? बीजेपी के भीतर क्या ऐसी शिकायतें जनरेट हो रही हैं कि फला ने इतना कमा लिया और हम सेवा ही करते रह गए? उनके बीच की प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या का क्या लेवल है, इसकी कोई कहानी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि बीजेपी के सारे कार्यकर्ता और नेता एक दूसरे को पसंद करने लगे, उनमें पसंद करने की इतनी जबरदस्त होड़ आ गई है कि दूसरी पार्टी से तोड़कर जो लाए जाते हैं उन्हें भी पसंद करने लग जाते हैं। बीजेपी के करोड़ों सदस्यों के बीच लटपट को लेकर खटपट क्या खत्म हो गया? सब एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसी क्रांति की रोज रिपोर्टिंग होनी चाहिए, मगर शांति है। पावर का बहुत प्रेशर होता है, केवल विपक्ष पर नहीं होता, सत्तारूढ़ दल के भीतर भी होता है। बहुतों को तो समझ नहीं आता इस प्रेशर को हैंडल कैसे करें, और वे अपराध और भ्रष्टाचार की तरफ मुड़ जाते होंगे। सोना की तस्करी से लेकर स्त्री हिंसा में शामिल पकड़े जा रहे हैं बीजेपी के नेता कार्यकर्ता। इन खबरों को देखकर कभी कभी लगता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता यह सब क्यों कर रहा है? वह तो आराम से चेयरमैन, वाइस चांसलर बन ही सकता है। कोई इसकी बात नहीं करता कि राष्ट्रवाद और धर्म की राह पर निकला कार्यकर्ता अपराध की दुनिया की तरफ कब मुड़ गया। योगी जी ने कहा है राष्ट्रवाद की भावना में डूबा हुआ ही बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसकी पहचान है। फिर वह इस तरह के अपराध की तरफ कैसे चला गया? बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का पूरा ध्यान रख भी रही है या उनसे केवल काम करवा रही है? हो सकता है कि कार्यकर्ताओं के कुछ सेक्शन में फ्रस्ट्रेशन बढ़ा हो और वे जराइम के पेशे में चले गए हों। असंतोष किसी भी स्तर का हो सकता है। भारत में लोग पार्किंग को लेकर एक दूसरे का कपार फाड़ देते हैं, मगर बीजेपी में कहीं से कोई फैटा-फैटी की खबर नहीं आई। असल में भारत में पावर के मनोविज्ञान को समझने और रिपोर्ट करने वाले पत्रकार ही नहीं है। ये क्षमता मुझ में भी नहीं। पत्रकारों ने चाटुकारिता के अलावा पावर को किसी और तरीके से समझा ही नहीं, जयकारे लगाने लग जाते हैं। जैसे कैमरा यह तो दिखाता है कि झालमुड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खा रहे हैं, 3-4 लोग जमा हैं, लेकिन वहां कठौती तो एक ही है जिसमें झालमुड़ी रखी है। क्या भारत मंडपम में मौजूद बाकी लोगों को झालमुड़ी मिली? उनकी कठौती अलग से लगी थी। इसका वीडियो मुझे ट्रेंडिंग सेक्शन में नहीं दिखा कि बाकी लोग भी मजे से खा रहे हैं। झालमुड़ी ऐसी चीज है कि नाम सुनकर खाने का मन तो कर जाता है, ना मिले तो पेट पर प्रेशर पड़ जाता है। तो क्या बाकी नेताओं को झालमुड़ी ना मिलने का अफसोस हुआ होगा? इंतजाम करने वाली टीम पर गुस्सा जताया गया होगा, हमको नहीं मिला, कम ही क्यों लाया? बीजेपी को पत्थर की इमारत मान लेना ठीक नहीं। उनके भीतर भी पावर से प्रतिक्रियाएं तो होती होंगी। ऐसा नहीं है कि केवल आपके अच्छे दिन नहीं आए। बीजेपी में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके कई साल से अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं। हो सकता है विरोधी दल के कार्यकर्ता और नेता डर के मारे बीजेपी में शामिल हो रहे हों और विपक्ष में कोई बचे ही ना। क्या यह बात बीजेपी को अच्छी लगेगी? बीजेपी क्या बिना विपक्ष के राजनीति करना चाहती है? क्या बीजेपी के भीतर किसी तरह का रचनात्मक असंतोष पनप रहा है? बीजेपी को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए रचनात्मक असंतोष सप्ताह मनाना चाहिए, जहां हर किसी को अपना असंतोष जाहिर करने का मौका मिल जाए। जो शिकायत नहीं कर पा रहा वो इतनी तारीफ करे कि सुनने वाले बीजेपी के नेता ही डर जाएं। इतनी तारीफ क्यों कर रहा है? यह तो तृणमूल से भी नहीं आया, यहीं का खाया पिया बड़ा हुआ है। जब भी बीजेपी चुनाव जीतती है चर्चा केवल 2 की होती है, बाकी जिन लोगों ने मेहनत की होती है उनका जिक्र गोदी मीडिया में भले ना हो। बीजेपी को अपनी पत्रिकाओं में उनकी कहानी छापनी चाहिए। बेचारे फेसबुक पर अपनी तारीफ करके थक गए हैं, उनके दोस्त भी अब लाइक नहीं करते। बीजेपी को हर दिन एक कार्यकर्ता की चर्चा करनी चाहिए कि फलाने जी हैं जो 20 साल से जिले में काम कर रहे हैं, वहां पार्टी ने तृणमूल को हरा दिया है और तृणमूल का हारा हुआ उम्मीदवार पार्टी में भी आ गया है। अब ये फलाने जी तृणमूल के उम्मीदवार के लिए काम करेंगे। इनकी निष्ठा पार्टी के प्रति है। अपनी पार्टी में रहते हुए विरोधी दल से आए नेताओं के लिए काम करने का अनुभव कैसा होता है, यह जानने के लिए बीजेपी की बात कीजिए, करनी पड़ेगी। जैसे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का उत्साह और हेमंता बिस्वा शर्मा को सीएम बनाने का उत्साह क्या एक जैसा है? बीजेपी चाहे तो चुनाव जीतने पर मेहनती कार्यकर्ताओं को, सुझाव है, दिल पे ना लें, विजय मानदेय दे सकती है। विजय मानदेय नया कॉन्सेप्ट है। इसके तहत सूटकेस में 2 जोड़ी धोती, 2 कुर्ता, 1 गमछा, 1 पटका, साबुनदानी, सेविंग किट और पढ़ने के लिए 2 किताबें। कौन कौन? एक प्रधानमंत्री का लिखा एग्जाम वॉरियर और दूसरा मेरा लिखा बोलना ही है। यह सब रखकर गिफ्ट करना चाहिए। अलग से एक लिफाफा भी दिया जाए, तीर्थ यात्रा का टिकट हो और राह खर्च भी।
लेकिन बात बीजेपी की तो हो, जिन्हें गुंडा लुटेरा कहती थी, उसे अपनी पार्टी में लाकर बीजेपी गुंडों को कैसे बदल रही है। ऐसे नेताओं को बीजेपी में लाकर उनका शुद्धिकरण घी से करती है या दूध से? कहीं इन लोगों का कमाया हुआ पैसा तो रखवा नहीं लिया जाता, सवाल है। या बीजेपी कहती होगी काला धन है, उसे वहीं फेंक कर आइए, हमारी पार्टी में खाली हाथ आइए। इतना ही कहना था कि बीजेपी की बात भी कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।